बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 लोक कथाएं। एक गद्य है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लें कि लोक कथाएं पढ़ रहे हैं तो लोक कथाएं जो है क्या है। लोक कथा लोगों द्वारा कही गई बातें है ना, जो काफी प्रचलित है। लोक कथा का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, ठीक है। लोक कथा जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संपत्ति है। इसे सहेज कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और यह किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता, फिर भी लोक कथा जो है काफी प्रचलित है। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कथा, ठीक। पहला है दो है लोक कथा। एक जो है सांचला आँच का और दूसरा जो है हिरण और सियार, ठीक। तो पहला जो लोक कथा है, चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत दिन पहली के बात आए, एक झन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रही। संग संगवारी के बिना रद्दा कैसे रेंगे जाए। ये सोच के वो हर एक ठन ठेंगा मा तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। रद्दा रेंगत रेंगत ओला एक ठन बड़का असन केकरा मिलिस। वो हर किसान के बेटा के संगे संग पोरकिर आए लागिस। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिहा मढ़ा के कहिस, मैं तोर संग रेंगत रेंगत तै मोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जाबे। जाबे इहेच करा रहेरा, मोला अड़बड़ दुरिहा जाना है, थक जाबे। ये कही के वोहा अपन रद्दा रेंगे लागिस। तब केकरा हर कहिस, भाई दादा संग मा संगवारी होही, रद्दा ठोकिन शुरू होही, मोला तै संग ले जाबे। हर हिंसा तै जिंदगी पाबे। केकरा के निक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, चल आज इही ला संगवारी मान लेत हूँ और ओला तुमड़ी मा धर के आगू डहर चल दिस। बहुत पहले की बात है, एक किसान का बेटा था। एक दिन उसने जंगल की तरफ जाने का सोचा और वह चल पड़ा। रास्ता जो था काफी लंबा था और कठिनाइयों से भरा पड़ा था। इतना लंबा चलते चलते वह सोचने लगा कि इतना लंबा रास्ता बिना साथी के बिना मित्र के कैसे तय करूंगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक डंडा मिला, ठेंगा, जिसको ठेंगा कहा जा रहा है। एक ठेंगा और तुमड़ी। तुमड़ी लौकी का सूखा खोखला भाग जो है वह है तुमड़ी, ठीक है, सूखी वाली लौकी। तो जब उसे रास्ते में किसान के बेटे को जब एक डंडा और तुमड़ी मिला तो वह उसे अपने साथ ले लेता है। उसने क्या किया कि डंडे में तुमड़ी को बांधकर वह आगे बढ़ने लगा। चलते चलते आगे जो है कुछ दूरी पे उसे एक बड़ा सा केकड़ा मिलता है। केकड़ा जो है किसान के बेटे को आवाज देते हुए, अरे ओ भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, ऐसा कहते हुए उसके साथ चलने लगता है। कुछ दूरी तक जाने के बाद किसान का बेटा जब पीछे मुड़कर देखता है तो केकड़ा जो है सचमुच उसके पीछे पीछे आ रहा था। तब वह केकड़े को उठाकर रास्ते के किनारे कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे, रास्ता काफी लंबा है और तुम इतना दूर चलते चलते थक जाओगे, इसलिए तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम यहीं पे रहो और मैं जा रहा हूँ। और वह चलने लगता है।
फिर केकड़ा कहता है, अरे ओ भाई, इतना लंबा रास्ता तुम अकेले कैसे तय करोगे? अगर मुझे अपने साथ ले चलोगे तो तुम्हारा जो लंबा रास्ता है बड़ी आसानी से कट जाएगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, तुम्हें उबाऊपन नहीं लगेगा, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। किसान का बेटा केकड़े की बात को मान लेता है और कहता है कि चलो, आज तुम्हें अपना मैं साथी मान लेता हूँ और चल, और उसे उस केकड़े को तुमड़े के अंदर रख लेता है और आगे का रास्ता तय करता है। कटकटाए जंगल, सांकुर रद्दा, वीरान जंगल बड़ा ही भयानक था। आसपास किसी इंसान का आवाजाही नहीं था। कांटा खूटीले बाजत आगू रेंगे लागिस, और रास्ता जो था बड़ा ही दिक्कत भरा था, कठिनाइयों से युक्त था। कहीं कांटे, कहीं झाड़ी, है ना, इससे बचता हुआ वह आगे चल पड़ा। रेंगत रेंगत वो हर एक ठन जंगल में पहुंच गई, जी हाँ, एक ठन सांप और कौवा के गजब दबदबा रहे। डर और तरास रहे, जौन वो जंगल में जाए वो हर कभू लौट के नहीं आए। सांप और कौवा हर उनला मार के खा जाए, उही पाए के ओहा ओ राज के राजा हर हाका परवा दे रही, जौन हर सांप और कौवा ला मारही ओकर संग राजकुमारी के बिहाव कर दे जाही और ओला आधा राज के मालिक बना दे जाही। जिस जंगल में किसान का बेटा प्रवेश किया था, उस जंगल में एक कौवा और सांप, इनका आतंक, इन दोनों का आतंक मचा हुआ था। वे इतने भयानक थे, उन दोनों ने मिलकर उस जंगल को इतना भयानक बना दिया था कि कोई भी उस जंगल में आता जाता नहीं था। उस जंगल में यदि कोई भूले भटके चला भी जाता तो वापस लौटकर नहीं आता। कौवा और सांप दोनों मिलकर जो भी उस जंगल में प्रवेश करता जाता उसे मारकर खा लेते थे। कौवे और सांप के आतंक से परेशान होकर उस राज्य के राजा ने यह कहलवा दिया था कि जो भी उस सांप और कौवे को मारेगा, उनका अंत करेगा, उससे राजकुमारी का विवाह करवा दिया जाएगा और इस राज्य का आधा हिस्सा उसके नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसान के बेटा ला जब थकासी लागे तब सोचिस रद्दा दुरिहा है, चिटिक विश्राम कर ले जा। ये सोच कि घमघमाए मौहा के छैहा म सुस्ताए लागिस, सुघर हवा चलत रहीस, चिटिक बेरा म ओकर नींद पड़ गई। कुछ दूरी तक रास्ता तय करने के पश्चात किसान के बेटे को थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा कि ये रास्ता तो काफी लंबा है, तो क्यों ना मैं, और अधिक थकने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, और उसने विश्राम करने की सोची। एक महुआ का पेड़ काफी घना था, उसके नीचे उसने विश्राम करने का सोचा, और काफी ठंडी हवा चल रही थी, तो और महुआ का पेड़ का जो घना छाया था उसमें उसने विश्राम करने की सोची और वहां पर विश्राम करने लगा। ठंडी हवाएं चलने के कारण किसान के बेटे को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। वही महुआ के रुखमा सांप और कौवा के बासा रहा। किसान के बेटा ला सुते देख के सांप हर आइस और ओला चाक दिस।
चाक के सांप ले, सांप के चाबे ले, तुरंत तुरते होकर मौत होगे। तब कौवा हर रुख ले उतर के कहिस, तय हर एकर पाँव ला चाबे हस। तब पाँव डहर तोर और मुड़ डहर मोर। किसान के बेटे को गहरी नींद में सोते हुए देखकर वहां पर किसका बसेरा था? सांप और कौवा का बसेरा था, जो किसान के बेटे को नहीं पता था। सांप देखा कि उस महुए के पेड़ के नीचे कौन विश्राम कर रहा है? किसान का बेटा। उसने जैसे ही अपने शिकार को देखा, पेड़ से नीचे उतरा और किसान के बेटे के पास आया और उसे डस दिया। उसके डसने के कारण किसान के बेटे की मृत्यु हो गई। अब कौवा उसके पास आया। किसके पास? सांप के पास। सांप के पास आता है और कहता है कि तुमने इसके पैर को डसा है, इसलिए पैर के भाग को तुम ले लो। ये पैर वाला भाग जो है तुम्हारे हिस्से का है और सिर वाला भाग जो है वो मेरे हिस्से का है। मतलब पैर वाले हिस्से को तुम खाना और सिर वाले हिस्से को मैं खाऊंगा। सांप और कौवा के गोठला तुमड़ी माँ बैठे केकरा हर सुनत रहा है। सांप और कौवे की इस बात को कौन सुन रहा था? तुमड़ी के अंदर, उस सूखे लौकी के अंदर जो केकड़ा था वो सुन रहा था। बेरा देख के धीर लगा आइस और सांप के घेंच धरलिस और कहिस, तय हर मोर संगवारी ला जिया, नहीं तो तोरो परान नहीं बाँचे। सांप छटपटाए लागिस, फिर ओकर छक्का पंजा नहीं चलिस। एला देख के कौवा के टोटा सुखाए लागिस। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौवा ला ठठाए लागिस। कौवा और सांप की बातों को सुनकर बिना देरी किए केकड़ा जो है वो लौकी के अंदर से, उस तुमड़ी के अंदर से बाहर आया और बिना देरी किए तुरंत उसने सांप के गर्दन को पकड़ लिया और कहने लगा कि तूने मेरे मित्र को मारा है, तूने मेरे मित्र को डसा है, तो जैसे भी करके तुम क्या करो, उसके विष को निकालो। जो तुमने डसा है उस विष को निकालो और मेरे मित्र को जीवित करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सांप ने बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, केकड़े से छुड़ाने की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। उसके छटपटाहट को इधर कौवा देखकर उसका गला सूखने लगा, वह डरने लगा। इधर मौका देखकर डंडा भी उसके पास आ गया और फिर कौवे को पीटने लगा। कौवा अधमरहा हो गई। डंडे से मार खाने के पश्चात कौवा जो है अधमरहा टाइप का हो गया, ठीक है, घायल हो गया। तब सांप और कौवा हर की लोली करी, हमला माफी दे दो सगा भाई, अब ऐसन गलती कबू नहीं करन। केकरा हर कहिस, जब परान संकट में है तब नत्ता रिश्ता के सुरता आथे, माफी तभे मिलही जब हमर संगवारी ला जियाबे। जब खुद के परान संकट में होथे तब सब शरत मंजूर होथे। सांप तुरते किसान के बेटा के देह ले बिख ल तीर लीस। सांप और कौवा केकड़ा और डंडे के सामने, ठेंगा के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि भाई हमें माफ कर दो, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। तब केकड़ा और ठेंगा कहते हैं कि कोई माफी वाफी नहीं, माफी तो तब मिलेगी जब तुम हमारे मित्र को जीवित करोगे, उसके
शरीर से विष को निकालोगे और उसे जीवित करोगे, तभी हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। इस समय कौवा और सांप के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने क्या किया? सांप ने किसान के बेटे के शरीर से विष को निकाल दिया। सांप के बिख तीरे के बाद जब ओला होश आई, तब कहिस अड़बड़ बेर ले सुत गयो केकरा भाई। अब चलो केकरा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस। किसान के बेटा हर कहिस दुश्मन ला कैसे माफी केकरा भाई। यह कही के सांप और कौवा के मुड़ी ला काट के गमछा मा गुरमेट के धर लिस। सांप के द्वारा किसान के बेटे के शरीर से विष निकालने के पश्चात किसान के बेटे को होश आया। तब वह उठा और वो कहने लगा केकड़ा को कि अरे भाई, मैं बहुत देर सो गया, अब चलो चलते हैं। तब केकड़ा ने किसान के बेटे को ये सारी बातें बताई कि किस तरह सांप ने उसे डसा। इस बात को सुनकर किसान का बेटा कहता है कि शत्रु को कैसी माफी। ये कहकर उसने सांप और कौवे के सिर को काट दिया। काटकर उसे उनके सिर को अपने गमछे में बांध लिया। ये सबला उही लपठा मा गाय चरावत धोरई हर देखत रहिस। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, धोरई हर मरे सांप और कौवा ला धर के राज दरबार में पहुंच गए। राजा हर दरबार में बैठे रहाय। राजा के आगू में जाके धोरई हर कहेस, राजा साहब, मैं हर सांप और कौवा ला मार डारे। ये कही के मरे सांप और कौवा के धड़ला राजा के आगू में मढ़ा दिस। इन सारी घटनाओं को एक चरवाहा देख रहा था। जैसे ही किसान का बेटा वहां से निकल गया, आगे बढ़ गया, धोरई नाम का एक चरवाहा जो था वो वहां पहुंच गया और उनके धड़ को, किसके धड़ को? सांप और कौवे के धड़ को लेकर वह राज दरबार में पहुंच गया और राजा से कहने लगा कि इन दोनों को मैंने मारा है। ये कहकर उसने उन दोनों के धड़ को राजा के दरबार में, राजा के सामने रख दिया। धुरई के बातला सुन के राज दरबार में उछाह के बादर छा गए। धुरई नाम के चरवाहे की यह बात सुनकर राज दरबार में हल्ला मच गया। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई कि कौवा और सांप का जो आतंक था वह खत्म हो चुका है। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गई। राजा हर कहिस हमर घोषणा के पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग करे के तैयारी करे जाए। राज दरबार में जैसे ही यह बात रखी गई, पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि सांप और कौवा के अत्याचार से हमें मुक्ति मिल गई। राजा ने कहा कि हमारी घोषणा जो की गई थी उस घोषणा का पालन किया जाए और राजकुमारी के विवाह की तैयारी की जाए। किसके साथ? धोरई नामक चरवाहे के साथ। राजा के हुकुम ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के बिहाव के तैयारी होए लागिस। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति, दूसर तरफ राजकुमारी के बिहाव। ये खबर है जंगल के आगे असन पूरा राज में बर गई। राजा के आदेशानुसार राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि एक तो सांप और कौवे जैसे अत्याचारी से मुक्ति मिली और दूसरा जो था उस राज्य के राजकुमारी का विवाह होने वाला था। और ये खबर जो है चारों तरफ जंगल के आग की तरह फैल गई। प्रजा में दून खुशी छा गई और प्रजा में दुगनी खुशी की लहर दौड़ गई। राजभर माँ तिहार का उत्साह हो गए और पूरे राज्य में ऐसा लग रहा था जैसे
बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। सबके मन माँ आनंद हमागे, सबके हृदय में खुशी की लहर दौड़ने लगी। चारों मुड़ा धोरई के गुणगान होए लागिस। धोरई खुश होगे, अब तो ओकर बिहाव राजकुमारी के संग होही। अब वो राजा के दामाद बन जाही, आधा राज के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर बहागे। चारों तरफ जो चरवाहा था उसके गुणगान होने लगे। धुरई जो है, जो चरवाहा है, वह अपने गुणगान सुनकर खुश होने लगा। सभी बात करने लगे आपस में कि अब उसका विवाह जो है राजकुमारी के साथ हो जाएगा, अब वह राजा का दामाद बन जाएगा और इस राज्य का आधा मालिक भी बन जाएगा। और इस तरह उसके जो दुख के दिन वो चले जाएंगे और कौन से दिन आएंगे? अच्छे दिन आएंगे। किसके लिए? चरवाहे के लिए। राज भर के छोटे बड़े मन के राजकुमारी के बिहाव में शामिल हुए बर राज दरबार पहुंचे लागे। पूरे राज्य के छोटे बड़े जो लोग थे, जितने भी जो सेठ साहूकार थे या और भी लोग थे, वे सभी, चाहे वो निम्न वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों, सभी लोग राजकुमारी के विवाह में शामिल होने के लिए वहां आने लगे, राज दरबार में पहुंच गए। घूमत घूमत किसान के बेटा घलो वही राजमा पहुंचिस। राजमा होवैया उछाह देख के ओहर दू चार झन ल पूछिस, ये राजमा अभी कौन तिहार मनावत है भाई? सब झन एके बात कही, अत्याचारी सांपों कौवा ला धोरई हर मार डारिस। राजा साहब के घोषणा के आधार में राजकुमारी के बिहाव धोरई के संग होए के तैयारी है। चलते चलते किसान का बेटा जो है कहाँ पहुंच गया? उसी राज्य में पहुंच गया। वहां लोगों की खुशी और उन तैयारियों को देखकर वो पूछने लगा, कुछ लोगों से पूछने लगा कि क्या भाई यहाँ पे कुछ त्योहार है क्या? कौन से त्योहार की तैयारी चल रही है? तो लोग कहने लगे कि कौवा और सांप को एक चरवाहे ने मार डाला और जिसके कारण राजा के घोषणा अनुसार उसी चरवाहे के साथ राजकुमारी का विवाह होने वाला है। तो उसी की तैयारी चल रही है। एक तो कौवे और सांप को मारने की खुशी और दूसरी उस राज्य के राजकुमारी का विवाह होने वाला है। ये बातला सुन के किसान के बेटा अचरजमा पड़ गए। सांप और कौवा ला तो मैं मारे हूँ, ये धुरई हर कैसे जान डारिस? वो हर कहिस, भाई सांप और कौवा ला तो मैं मारे हूँ, धुरई हर सच नहीं कहत है। जैसे ही उसने सुना किसान का बेटा कि एक चरवाहे ने सांप और कौवे को मारा, तो वह आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहने लगा लोगों से कि अरे सांप और कौवा को तो मैंने मारा है, उस चरवाहे ने कहाँ मारा? उसे मैंने मारा है। जो चरवाहा है वह झूठ बोल रहा है, वह सच बात नहीं कह रहा है। ये बात हर ये कान ले वो कान होवत राज दरबार में पहुंच गए। मंत्री हर राजा ला बताइस, एक झन परदेसी आए है, वो हर कही थे सांप और कौवा ला मैं मारे हूँ। राजा कहिस ऐसे है तब वो परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए और धुरई ला घलो बुलाए जाए। जैसे ही ये बात किसान के बेटे से पता चली कि सांप और कौवे को उसने मारा है, तो ये बात जो है एक कान से दूसरे कान इस तरह से पूरे राज्य में फैल गई और ये बात कहाँ तक पहुँच गई? राज दरबार में पहुँच गई। राजा के दरबार में जैसे ही पहुँचा ये बात, राजा ने कहा मंत्री से कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने कहा कि सांप और कौवे को उसने मारा और चरवाहा झूठ बोल रहा है जिसने यह बात कही, उसको राज दरबार में जल्दी बुलाया जाए। चरवाहे को भी बुलाया जाए इस दरबार में, ठीक है?
उस व्यक्ति के साथ साथ, उस किसान के बेटे के साथ साथ चरवाहे को भी इस राज दरबार में जल्दी बुलाया जाए। राजा के आज्ञा ले किसान के बेटा और धोरैला राज दरबार में पेश करेगी। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौवा ला तय मारे हस त सबूत पेश कर। किसान के बेटा हर अपन गमछा मां बांधे सांप और कौवा के मुड़ी ला राजा साहब के आगू मां रख दिस। राजा हर अचरज में पड़ के सांप और कौवा ला धोरई मारे है कि ये किसान के बेटा। राजा हर विचार करे के बात कहिस, मैं कैसे मानो सांप और कौवा ला तय मारे हस। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एकर गवाही है। ये कही के अपन तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दिस तो दूसर तरफ ठेंगा ला धर दिस। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुंह ले हंसी फूट के। राजा के आज्ञा अनुसार दोनों को उस राज दरबार में लाया गया, किसान के बेटे को भी और चरवाहे को भी। राजा ने किसान के बेटे से कहा कि तुम जो कह रहे हो कि कौवा और सांप को तुमने मारा है, तो फिर इस बात का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण है, कोई सबूत है तो लाओ, बताओ। किसान के बेटे ने तुरंत अपने गमछे से कौवा और सांप के जो सिर को अपने गमछे में बांध कर रखा था उसे राजा के सामने रख दिया। राजा उस प्रमाण को, उस सबूत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इसने मारा है, किसान के बेटे ने मारा है या फिर उस धोरई नामक चरवाहे ने मारा है। वह विचार करने लगा कि आखिर इन दोनों में से किसने मारा है। फिर वह कुछ देर सोचने के पश्चात किसान के बेटे को कहता है कि क्या प्रमाण है कि तुमने ही मारा है? ठीक है, तुमने सबूत दे दिया, लेकिन कोई गवाही है? तो कहता है, किसान का बेटा कहता है कि हाँ, मेरे पास इसके गवाह भी हैं जिन्होंने देखा है कि मैंने कौवे और सांप को मारा है। और वह गवाह के रूप में केकड़ा और डंडे को निकालकर राजा के सामने रख देता है। मतलब ठेंगा और केकड़ा को राजा के सामने रख देता है। जैसे ही दरबार के लोग केकड़ा और ठेंगा को देखते हैं, सब हंसने लगते हैं। दरबारी मल्ला हासत देख के केकड़ा हर सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागिस। केकड़ा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गया। दरबार में सभी को हंसते हुए देखकर केकड़ा सारी घटनाओं को बताने लगा। राजा केकड़ा के बात को सुनकर राजा को विश्वास होने लगा और राजा का विश्वास पक्का हो गया कि किसान के बेटे ने ही कौवा और सांप को मारा है। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये धुरई पर का न्याय है। मंत्री कहिस, धुरई हा घलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए, लेकिन धुरई के मुंह ले तो एको भाखा नहीं फुटिस। वो का कही सकत है, यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गए रहीस। राजा ने कहा कि यहाँ तो धुरई जो है, चरवाहा जो है, झूठ बोल रहा था, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, इस चरवाहे को भी, इस धुरई को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। और जब उस धुरई से, उस चरवाहे से जब पूछा गया कि चलो तुम अपने बचाव के लिए कोई बात कहना चाहते हो, तो चरवाहे के मुख से एक भी शब्द नहीं निकले, वो चुप रह गया। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। धुरई हर अपराधी का मूड़ी गड़ियाए खड़े रहीस। त राजा सब बात ला बिन कहे समझ गे। राजा हर कहिस, धुरई हा हमर संग धोखा
करे है। एक राजा एकर सजा मिलना चाहिए। राजा कहने लगा कि धोरई ने हमारे साथ धोखा किया है। राजा ने देखा कि जो चरवाहा है उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकले और वह सिर झुकाकर राजा के सामने खड़ा रहा। तब राजा समझ गया कि इसने हमारे साथ धोखा किया और बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। ये कही के धोरैला जेल माँ धंधवा दिस और ये कह के उस चरवाहे को कारागार में डाल दिया गया। किसान के बेटा के संग राजकुमारी के बिहाव कर दी और उसके पश्चात किसान के बेटे का विवाह किसके साथ कर दिया गया? राजकुमारी के साथ कर दिया गया। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बन के